जय संविधान। जय आज फिर संविधान। मेरे साथ अमिताभ दास साहब हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। और दास बोले बिंदास एक इनका चैनल है जो बहुत ज्यादा देखा जाता है। बहुत बिंदास रूप में बोलते हैं, कई बार मेरे कार्यक्रम में आ चुके हैं और दर्शक श्रोताओं ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। और क्योंकि सार्वजनिक जीवन में है और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लोगों की समस्याओं से मर्माहित भी होते हैं, पुलिस अधिकारी भी रहे हैं, विवेचनाएं भी उन्होंने की हैं, इसलिए बार बार मैं उन्हें डिस्टर्ब करता हूं। जानने की जब मुझे कोई इच्छा होती है तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं अमिताभ जी सबसे पहले। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, दो तीन प्रश्न है जो मेरे यहाँ दिमाग में हैं। एक प्रश्न तो ये है कि जो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब, कल इन्होंने मंडपम में जेंजी को संबोधित करते हुए एक बात ऐसी कही है जो मुझे लगता है कि अगर यही बात अगर जेएनयू के बच्चे कह देते तो कितना उत्पात मच जाता। भाई आपका काम है देश की सिक्योरिटी को संभालना और आप देश के युवाओं को उत्तेजित कर रहे हैं कि देश के अंदर के एक समाज पे आक्रमण कर दो और संगठित हो जाओ और बदला लो। जबकि वास्तविकता यह है, अगर आपको लड़ाई करनी है तो आप लड़ाई लड़िए उन देशों से जो आपके विरोधी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, वहां न करके अपने देश के अंदर, समाजों के अंदर। ये तो बिल्कुल एक प्रकार से यूएपीए का मामला बनता है। लेकिन वो चलिए 11 साल से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और आपको तो मेरे ख्याल से आपकी रिसर्च बहुत ज्यादा होती है, तो आपको पता ही होगा उनके बेटे कहाँ के सिटीजन हैं और क्या करते हैं और कहां कहां उनके व्यापारिक संबंध है। एक विषय तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। दूसरा, तो ये बंगाल के अंदर हो रहा है और जो ममता दीदी ने किया है और जो ईडी ने किया है, ईडी ने एक ऐसी संस्था जो कि केवल रिसर्च में डील करती है, उसके यहाँ जाके, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सुबह 8 बजे अगर ईडी पहुंच जाती है और उसके 4 घंटे बाद ममता बनर्जी वहां पहुंचती हैं, तो 4 घंटे तक ईडी क्या करती रही? केवल वेट करती रही कि वो फाइल लेके चले जाए और उसके बाद ये पूरा मसला उठा दिया जाता है और अब वो सारे मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चले गए। दूसरा मसला ये जिसमें मैं आपसे जानना चाहता हूं। तीसरा, जो बिहार के अंदर हुआ है और नीतीश कुमार जिस प्रकार से अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं और केसी त्यागी जो उनके सबसे विश्वस्त सलाहकार थे और जिन्होंने ये मांग की थी कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, किस कारण से दिया जाए तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया। हिजाब खींचने के लिए दिया जाए के लिए जी क्या किसी के सिर पे गमला रखने के लिए दिया जाए या राष्ट्रगान के समय चलने के लिए दिया जाए? तो अगर ऐसे भारत रत्न मिले तो अमिताभ जी आपको भी मेरे ख्याल से और मुझे भी मिल जाना चाहिए। हम तो कम से कम ये सारे काम नहीं करते। हम लोगों ने किसी का हिजाब नहीं नोचा है ना, हमें कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले हम लोग जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब हैं जो 81 साल के हैं और अभी भी वो पद पे बने हुए हैं, 11 साल से लगातार बने हुए हैं। जबकि हमारे देश के 17 साल में सेना ज्वाइन करने वाले लोग अग्निवीर के अंदर 21 साल में रिटायर हो जाते हैं। उनकी शादी पे भी पाबंदी लगा दी, अगर शादी करोगे तो तुम्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा। और मोदी जी भी 75 साल के बाद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब भी 81 साल में बने रहते हैं। लेकिन बच्चों और बाकी आप जैसे लोग और सरकारी अधिकारी 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, फिर उनको कोई, तो ये हो क्या रहा है? ये नेशनल सिक्योरिटी, मैं तो जबरिया रिटायर्ड हूं। मैं 60 के बहुत पहले रिटायर करा दिया मोदी जी ने मुझे, लोकहित में लोकहित में रिटायर करा दिया। अब आप ही के नाम राशि हैं उत्तर प्रदेश के जिनको पुलिस पकड़ के ले गई थी, उनको बेल मिली है। तो हम लोग दोनों जबरिया रिटायर्ड हैं, हम लोग 60 बरस के नहीं है। तो ये प्रश्न ये है कि जो लोग जनता की बात करते हैं और चाहते हैं कि जनता के दुखों को सुना जाए, उनके साथ यही हश्र होता है। तो चलिए, आप लोगों ने भी चलिए अपनी जो ड्यूटी है राष्ट्र के प्रति आप उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये जो अजीत डोवल साहब ने कल कहा है, इसको एज ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक आईपीएस के रूप में तो मैं बहुत शर्मिंदा हूं, है ना, क्योंकि आप सही अर्थों में जो टुकड़े टुकड़े गैंग यदि कोई है तो अजीत डोभाल जैसे लोग ही उसके सरगना है ना। ये जेएनयू के बच्चे तो ऐसे ही मतलब मुफ्त में बदनाम हो गए हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और ये हैं वो हैं।
लेकिन यदि सच में इस देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है जो धर्म के नाम पर नफरत फैला रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी कर रहा है, तो वो उसके सरगनाओं में यही अजीत डोभाल जैसे लोग हैं। और दर्शकों को मैं बताऊं, ये 1966 बैच के आईपीएस है, 1966 बैच के। मतलब जब मैं पैदा नहीं हुआ था, जब इस धरती पर मेरा अवतरण नहीं हुआ था, तब डोभाल साहब आईपीएस बन के माउंट आबू में ट्रेनिंग कर रहे थे। अब तो हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है आईपीएस अधिकारियों की, 75 के पहले माउंट आबू में होती थी। तो माउंट आबू में ये परेड कर रहे थे। और उसके बाद देखिए, आरएसएस जो है वो तो एक ऑक्टोपस जैसा ये है, उसके जैसे ऑक्टोपस के 8 हाथ फैले रहते हैं, हाथ कह लीजिए, पैर कह लीजिए, आरएसएस भी सब जगह घुसा हुआ है। तो आरएसएस से एक जुड़ी संस्था है विवेकानंद फाउंडेशन। वो विवेकानंद फाउंडेशन क्या करता है कि जो रिटायर्ड लोग होते हैं, खास के रिटायर्ड आईएएस आईपीएस लोग, उनको अपने साथ जोड़ता है। और ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स की आप हालत हिंदुस्तान में जानते ही हैं, कितने भ्रष्ट और ऋण विहीन होते हैं। तो वो खुशी खुशी मलाई के चक्कर में आरएसएस से जुड़ते हैं। तो डोभाल साहब भी जुड़ गए और इनको 2014 में मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है ना। इनको मामूली आदमी नहीं समझिए, ये मोदी जी के साथ एकदम दूसरे देशों का तूफानी दौरा करते हैं। और देखिए इसके, आप देखिए इस देश में इतने मजाक हो रहे हैं कि किस मजाक पर बात शुरू की जाए। आपने कहा कि इनकी उम्र 81 साल है ना, 81 साल है। और आपने सही कहा कि इस देश में जो अग्निवीर हैं वो 24 साल में रिटायर कर रहे हैं, है ना। क्या ये इस इतना बड़ा ये मजाक है कि 81 साल का आदमी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कुर्सी से चिपका हुआ है, 75 बरस के मोदी जी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से चिपके हुए हैं। इन लोगों में ये मतलब अपार ऊर्जा है, ये शिलाजीत ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं किसी को नहीं मालूम। लेकिन जो अग्निवीर हैं वो 24 साल में वो रिटायर कर दिए जाएंगे और फिर पकौड़े तलेंगे, क्योंकि अग्निवीरों को तो ना पेंशन मिलेगा, ना ग्रेच्युटी मिलेगी, ना प्रोविडेंट फंड मिलेगा, तो पकौड़े तलने के अलावा तो कुछ उनको रास्ता है नहीं। इतना बड़ा मजाक। अब देखिए ये जो डोभाल है, इनके बारे में जो गोदी मीडिया है, जो इनका इकोसिस्टम है दक्षिण पंथियों का, इन्होंने एकदम ऐसा दिखा दिया है कि भाई ये तो जेम्स बॉन्ड के परदादा हैं डोभाल साहब। इन्होंने तो पाकिस्तान में ऐसे काम किया, पाकिस्तान में वैसे काम किया, पाकिस्तानियों के नाकों तले चरे चबवा दिए, लाहौर में ऐसे घुस गए, कराची में ऐसे घुस गए, मतलब लगेगा कि ये सुपरमैन, बैटमैन, सबके मतलब स्पाइडरमैन, सबके कंबाइंड रूप है डोभाल साहब। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में ये बिल्कुल नकारा और विफल साबित हुए हैं। एक मणिपुर का उदाहरण ले लीजिए, बहुत उदाहरण में क्या गिनाऊंगा। मणिपुर इस देश का अभिन्न अंग है, भारत का ये है, राज्य है, और एक संवेदनशील राज्य है, क्योंकि म्यांमार की सीमा से सटा हुआ है, बर्मा की सीमा से सटा हुआ है। उस इलाके पर चीन की भी बुरी निगाह रहती है। अब मणिपुर 2-2.5 साल से धू धू करके जल रहा है। वहां गृह युद्ध की स्थिति है, वहां मैदान में मैतेई लोग रहते हैं, पहाड़ों में कुकी लोग रहते हैं। मैतेई और कुकी का बिल्कुल गृह युद्ध वाली स्थिति है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग मतलब विस्थापित हो गए हैं, रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि महिलाओं के कपड़े उतार के उनका परेड निकाला जा रहा है। पूरी दुनिया में भारत शर्मसार हो रहा है। और एक बार ये डोभाल साहब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार झांकने भी नहीं गए। मैंने कभी नहीं सुना कि डोभाल साहब कभी, जी जी बोलिए। नहीं, मैं अमिताभ जी जो असली चीज आपसे जानना चाहता हूं एज ए पुलिस ऑफिसर, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है मंडपम में और जनजी से बात करते हुए कहा है, एक प्रकार से समाज को उन्होंने उत्तेजित किया है दंगे कराने के लिए। तो अगर जेएनयू के अंदर इस तरह की बातें होती हैं तो यूएपीए लग जाता है, तो क्या डोभाल साहब पे, क्योंकि भाई 1000 साल पहले जो हुआ, क्या हुआ, उस समय राजा रजवाड़े होते थे, आज उसका बदला लिया जाना, इसका माने देश को विभाजित कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, ये बात तो यूएपीए से गंभीर चीज है। यदि मैं रहता और मेरे हाथ में शक्तियां रहती तो मैं तो इस पर एनएसए लगाता, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इस देश में देखिए उल्टी गंगा बह रही है। सोनम वांगचुक जैसे गांधीवादी जो शांतिपूर्ण अपना आंदोलन करते हैं और वैज्ञानिक हैं, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर जोधपुर जेल में बंद कर दिया गया है, सोनम वांगचुक को। और ये डोभाल साहब जेन जी के बीच जो युवा हैं, जो मतलब अभी उनको आपको सही रास्ते पर लाना आपका कदम है, आपके नाती पोतों की उम्र के हैं, उनको आप जहर उनकी उल्टी कर रहे हैं, उनके सामने मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। ये तो एनएसए का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मामला। और ये सिर्फ अनैतिक ही नहीं, असंवैधानिक भी है। क्योंकि एक 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है कि भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है।
ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर कंट्री है। ये बात संविधान की उद्देशिका में लिखी गई है, जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें इंडिया को सेकुलर कंट्री बताया गया है। तो एक धर्मनिरपेक्ष देश में आप एक किसी विशेष धर्म को कैसे निशाना बना सकते हैं? और आप इतने संवेदनशील पद पर हैं, ये नहीं कि कोई सड़क चलते कोई किसी पान वाले ने ऐसा कह दिया। आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और आप ही ऐसी बात बोल रहे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतनी घातक चीज है। आप तो गृह युद्ध की ओर देश को ले जा रहे हैं। इस देश में मोटा मोटी भी ये करें। अमिताभ जी, इनके बच्चों के बारे में बताइए, इनके बच्चे क्या करते हैं? क्या वो हिंदुत्व को बचाने के लिए मस्जिद कूदते हैं या नारे लगाते हैं? क्या करते हैं वो? नहीं, इनके दो सपूत हैं, है ना। अब डोभाल साहब के हैं तो सपूत ही कहा जाएगा, कपूत तो हो नहीं सकते, इतने बड़े आदमी के हैं। तो एक का नाम है शौर्य डोभाल और एक का नाम है विवेक डोभाल। ये दोनों जो शौर्य डोभाल और विवेक डोभाल हैं, बड़े वाले तो एक इंडिया फाउंडेशन भी चलाते हैं, जो कहने के लिए थिंक टैंक है। आजकल दलालियों के सारे अड्डे को थिंक टैंक का एक सुंदर नाम दे दिया गया है। लगता है कि वहां सुकरात और अरस्तु जैसे चिंतक बैठते हो। बेसिकली ये सब दलाली के अड्डे होते हैं, बड़े बड़े ठेके दिलवाने के, कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाने के, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये वो सबके हैं। तो वो एक थिंक टैंक चलाते हैं, इंडिया फाउंडेशन, जो बीजेपी से जुड़ के काम करता है, और ऐसे वो इन्वेस्टमेंट बैंकर है। और दूसरे तो आप तो खुद फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर के। और जो दूसरे उनके बेटे हैं, मतलब शौर्य, ये विवेक डोभाल भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब मोटा मोटी समझिए कि दोनों जो बच्चे हैं, दोनों फाइनेंस की दुनिया में है। और फाइनेंस का मतलब ये नहीं कि कोई दो रुपए 4 रुपए वाला फाइनेंस, वो लोग करोड़ों में खेलने वाले लोग हैं। और दुनिया भर में उनके किस टापू पर, वो टैक्स फ्री टापू पर चले जाते हैं, कहाँ क्या कर जाते हैं। तो ये सब हिंदुत्व बचाने का जो ठेका है वो गरीब बेरोजगारों पर है कि जाओ और रामनवमी के दिन मस्जिद के सामने नाचो, मस्जिद पर भगवा झंडा फहरा दो, और चर्च के दिन जाके घुस के चर्च में तोड़फोड़ कर दो, सांता क्लॉज को पीट दो। ये सब बातें इस देश के गरीब बेरोजगारों के लिए। कभी अमित शाह के बेटे को आपने मस्जिद के सामने नाचते देखा है? जय शाह को? वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा करके बैठा हुआ है। इंडिया का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, बीसीसीआई, वो दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वाला वो क्रिकेट बॉडी है। और अब आईसीसी पर कब्जा की तैयारी चल रही है। तो ये सब बातें जो है, ये आम मतलब बेरोजगारों को भरमाया जा रहा है। जो कार्ल मार्क्स कहते थे ना, धर्म का अफीम। अब देखिए, जेन जी के सामने ये लोग आए। आजकल जेन जी शब्द एक बड़ा मतलब संवेदनशील शब्द भी है, जगह जगह जेन जी क्रांति हो रही है। तो जेन जी के सामने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बेरोजगारी की चर्चा नहीं की कि इनके जो आका है मोदी जी, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम नौकरियां देंगे हर साल। तो ये हिसाब उन्होंने नहीं दिया कि क्या 11 साल में 22 करोड़ जेन जी को नौकरी मिली है ना। उन्होंने जो शिक्षा इस देश में ध्वस्त हो गई है, शिक्षा पर उन्होंने कोई बात नहीं की। जो इतना फ्रस्ट्रेशन है इस देश के युवा में कि अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पकौड़े तलना भी रोजगार है, और लोग रील बना के भी पैसे कमाते हैं। तो कोई मेडिकल की पढ़ाई कोई लड़का करता है तो पकौड़े तलने के लिए करता है, मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है तो पकौड़े तलने, रील बनाने के लिए करता है। तो इन लोगों ने युवा का मजाक उड़ा दिया है। अब इस आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से तो आप नौकरी नहीं दे देंगे। अब तो बच्चे कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, ठेला वहीं लगाएंगे। बेरोजगारों में इतनी ज्यादा हताशा हो गई है। तो ये है, वहां पर बोलना नहीं है। और बोलना नहीं बेरोजगारी पर। उन्होंने कहा, तो मुसलमानों ने क्या किया? अरे मान लीजिए बाबर ने कुछ गलत कर ही दिया, औरंगजेब ने कुछ गलत ही कर दिया, तो आज यदि एक मुसलमान रिक्शा वाला है जिसने कभी औरंगजेब का नाम भी नहीं सुना है, तो उसकी झोपड़ी जलाकर आपको मतलब क्या मिलेगा, है ना। तो वो जो अदम गोंडवी ने कहा था कि अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, तो ये लोग अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को छेड़ रहे हैं। और यदि गृह युद्ध होगा, आपसे एक मणिपुर तो संभला नहीं, अब पूरा देश संभाल लेंगे। तो इन लोगों ने क्या इस देश का, मतलब मैं क्या कहूं, बंटाधार कर दिया है। बंटाधार भी एक छोटा शब्द ही है। अब क्या कर दिया है इन लोगों ने, मेरी समझ में नहीं आता। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे आदमी को तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में अंदर करना चाहिए, डोभाल को। जी। अच्छा, दूसरा जो ये मुद्दा है ममता बनर्जी का और ईडी का, अब जी हाई जी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है। तो ऐसे जी पुलिस जी ऑफिसर, आपको क्या लगता है अब इसमें क्या संभावनाएं हैं? कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, किस डायरेक्शन में राजनीति जा रही है, और ये हो क्या रहा है? क्योंकि पहला प्रश्न तो मेरे दिमाग में ये आता है, जब सुबह ही सुबह ईडी पहुंच गई थी तो ममता बनर्जी 4 घंटे बाद पहुंच
पहुंची और फाइल लेके निकल गई। तो 4 घंटे तक ईडी क्या करता रहा? तो प्रश्न बहुत हैं। आपको लगता क्या है क्या हुआ होगा? नहीं नहीं, देखिए, ईडी है या सीबीआई है या जितनी भी केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स है, मतलब इन सब की तो विश्वसनीयता आप जानते हैं शून्य तक पहुंच गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर टिप्पणी कर दी है कि सीबीआई जो है पिंजड़े का तोता है। ये कोई मैंने नहीं कहा, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत की टिप्पणी है। ईडी की विश्वसनीयता भी वही हो गई है। ईडी के देखिए डायरेक्टर हुआ करते थे संजय मिश्र, आईआरएस थे 84 बैच के, मोदी जी के बहुत मतलब आंखों के एकदम तारा थे, और रिटायर करते थे, फिर सेवा विस्तार की अवधि खत्म होती थी, फिर सेवा विस्तार। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब बहुत मजाक हो गया, अब आप घर पर बैठिए। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को हटा दिया, ईडी के डायरेक्टर को। और ईडी तो आजकल एक, मैं क्या कहूं, जैसे पहले जमींदार लोग लठमार रखते थे, लठैत लोग रखते थे ना गरीबों को डराने के लिए। कोई गरीब नहीं आपका टैक्स दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको लठैत को भेज दो, वो उसको गरीब की टांग हाथ तोड़ देता था, उसकी झोपड़ी में आग लगा देता था, है ना। तो ये मोदी ने भी, ये जो मतलब अभी के जमींदार हैं, इन लोगों ने कुछ लठैत रखे हुए हैं। एक ईडी है, एक सीबीआई है, एक इनकम टैक्स है, एक एनआईए है। और जो लोग मतलब आपके सामने नहीं झुके, अभी देखिए पिछले 2-3 साल में 2-2 मुख्यमंत्रियों की ईडी ने गिरफ्तारी की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। ये क्या आपने मजाक लगा रखा है? और जी जी बोलिए जी। अच्छा, एक चीज और अमिताभ जी, अभी तक हम ये सोचते थे और भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि कांग्रेस में परिवारवाद है, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है और मोदी जी ऐसे काम नहीं करते। अब कल जो वहां के राज्यसभा पंकज, सांसद गुजरात की कांग्रेस ने बताया है, अरे ये तो आंख खोलने वाली चीज है कि इनके छोटे भाई क्लास 3 में ज्वाइन करते हैं। 8 साल का नियम है, आपको भी पता है, मुझे पता है कि लेकिन वो क्लास 3 से क्लास 2 में जाते हैं, क्लास 1 में जाते हैं, फिर उसके बाद उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है, फिर उनको एक विशेषज्ञ बना के उनको 10,000 रुपए पर डे दिया जाता है। तो ये इसका मतलब तो मोदी जी परिवारवाद में पूरी तरह से लिपटे हुए हैं। अभी तो एक ही कहानी खुली है, हो सकता है और सारी कहानियां खुले। नहीं, सही कहा आपने। देखिए, ये जो शक्ति सिंह गोहिल हैं, गुजरात कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और मोदी जी के भाई पंकज मोदी पर उन्होंने बहुत मतलब ये खुलासा किया है कि किस तरह उनको लाया गया और किस तरह उनको मतलब आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या मतलब सभी नियमों को शिथिल करते हुए उनको प्रमोशन दिया गया। और उसके बाद 10,000 रुपए महीने का मतलब है कि आप उनकी मासिक तनख्वाह 3 लाख रुपए दे रहे हैं। ये किस हिसाब से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो परिवारवाद में तो भाजपा आकंठ डूबी हुई है। ये ये क्या बोलेंगे, अमित शाह के भाई बेटे जय शाह से लेके नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी से लेके सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज से लेके, ये तो मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंता है। इन लोगों ने तो एक मतलब दोहरे मापदंड बना लिए हैं कि कांग्रेस में वो हो तो परिवारवाद है, हम करें तो राष्ट्रवाद है ना। अच्छा अमिताभ जी, वही है एक कि चीज बताइए, आपकी आपकी क्या कभी जय शाह साहब से मुलाकात हुई है? कभी आपको लगा कि उनमें कितनी प्रतिभा है? क्योंकि क्या बहुत सारे इंटरव्यू बोर्ड में बैठे होंगे, भाई पुलिस की तो एक निगाह बड़ी तेज होती है, बड़ी पैनी होती है। क्योंकि जय शाह साहब को मैंने देखा, वो टेक्सटाइल इंजीनियर हैं और 34-35 साल में इतने बड़े बड़े पदों में बैठ गए, कहीं हिंदुत्व को नहीं बचा रहे, कहीं मस्जिदों को नहीं खोद रहे, विदेश में रहते हैं। और जो शाहिद अफरीदी जैसे लोग जो भारत के खिलाफ विश्वमन करते हैं, उनके साथ बैठ के कॉफी पीते हैं। तो क्या आपको कभी जय शाह साहब से मुलाकात करके आपको पता चला इतने ज्यादा मेधावी हैं क्या, कि इतने बड़े करोड़ों अरबों रुपए के पद पे बैठे हुए हैं? देखिए, मुलाकात होने का तो सौभाग्य नहीं मिला है जय शाह से मेरा, है ना। तो ये तो बड़े बड़े लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है, मैं छोटा आदमी हूं। लेकिन हाँ, जय शाह को तो मैं देख कर बता सकता हूं कि मेधावी तो क्या, वो मुझे हमेशा एक मंद बुद्धि के प्राणी लगते हैं। यदि आपने उन्हें इंग्लिश कभी बोलते सुना हो, तो वैसा इंग्लिश बोलने पर तो क्लास 5 के बच्चे को मुर्गा बना दिया जाएगा, है ना। जैसी इंग्लिश जय शाह बोलते हैं, वैसा क्लास 5 में आप कोई बच्चा इंग्लिश बोल दे तो उसको मुर्गा बना देगा टीचर। तो ये सब तो देखिए, जब आपके पिताजी हो जाते हैं देश के मतलब गृह मंत्री, और अब तो देखिए ममता बनर्जी ने एक अलग बम फोड़ दिया है, कह दिया है कि कोयला तस्करी का पैसा अमित शाह को पहुंचता है और मेरे मेरे पास से उसका पेन ड्राइव भी है। तो यदि ममता दीदी ने चुनाव के पहले कहीं पेन ड्राइव निकाल दिया, तो आप समझ जाएंगे कि जय शाह ने इतनी तरक्की क्यों की है।
तो इन लोगों ने पूरे इस देश का देखिए मजाक बना के रख दिया है, जो हम लोग बचपन से सुनते आए थे, छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। आज वही वही हम देख रहे हैं। जय शाह ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किया हुआ है, डोभाल साहब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है कि भगत सिंह ने कांग्रेस की सभा पर बम फेंक दिया था, और है ना, कंगना 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 रनौत कह रही है कि भारत 2014 में आजाद हुआ था। तो ऐसे ऐसे जब मतलब विद्वान और विदुषी लोगों के हाथ में देश की अरे सत्ता हो अमिताभ जी, अभी तो तो एक जो खेल मंत्री हैं देश के, खेल मंत्री हैं, हाँ, वो भी बैगन गुजरात के रहने बैगन वाले हैं। वो मतलब ये दुनिया भर में हर आदमी जाता है मोहन बागान के बारे में और इस बागान के बारे में, वो उसको बैगन कह रहे हैं। मतलब ये, और ये खेल मंत्री है। मतलब मुझे तो लगा कि ये तो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है। इनको तो देश का देखिए प्रधानमंत्री रेखा गुप्ता। ये मनसुख भाई मंडविया है ना, मनसुख भाई मंडविया हैं, और ये भी खेल मंत्री हैं, उसी विभाग के मंत्री हैं। और ये जब पढ़ रहे थे तो इन्होंने मोहन बागान को मोहन बैगन, ईस्ट बंगाल को ईस्ट बैगन, लगता है इनकी घरवाली ने आज बैगन ही पकाया था। और इनके दिमाग में लगातार बैगन घूम रहा था, मोहन बैगन ईस्ट बैगन। और अच्छा, वहां एक मध्य प्रदेश। रेखा गुप्ता अमिताभ जी विधानसभा में रोने लगी कि लोग जो है मेरा हाँ, मजाक बनाते हैं और लोग हर बात। अरे यार, तो सोच समझ के बोलो ना। हमारे देश तब में ऐसे ऐसे मंत्री हुए हैं जो नहीं पढ़े लिखे थे लेकिन सोच के बिल्कुल बोलते थे। अच्छा, रेखा जी बिल्कुल पहले बोलती हैं फिर सोचती हैं। जब उनके मीम्स बन बिल्कुल जाते हैं तब सोचती है मैंने क्या बोला। जो मन में आता है बोलती हैं। इतने मेधावी लोग हैं, बिल्कुल इतने प्रबुद्ध लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। हमारा देश का ये लोग पूरा अच्छा न्याय करेंगे। एक घंटा मंत्री मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, कैलाश विजयवर्गीय, है ना। उनसे पत्रकार कहता है कि मैं वहां गया था तो घंटा गए थे। अब ये एक सीनियर मंत्री की भाषा है जो कल मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। तो पूरे देश में मतलब एक लगता है कुएं में भंग पड़ गई हो, और पता नहीं कि हंसा जाए कि रोया जाए। ये भी एक मतलब एक अजीब एक यक्ष प्रश्न बन गया है कि इन पर अच्छा, ये हंसा जाए केसी कि रोया। त्यागी साहब का, अमिताभ जी, ये केसी त्यागी साहब का क्या मसला है? हुआ क्या है? आप पटना में बैठे हैं, आपको ज्ञान होगा, ये हुआ क्या है? नहीं नहीं, केसी त्यागी को देखिए, जदयू के सीनियर नेता हैं, राज्यसभा एमपी रह चुके हैं, बहुत पुराने नेता हैं। और उनके बारे में अभी अचानक बात उड़ी है कि उनको जदयू से निकाल दिया गया। ये निकाला नहीं गया है, ये मैं स्पष्ट कर दूं दर्शकों को, उनको निकाला नहीं गया है। कोई औपचारिक निष्कासन पत्र जारी नहीं हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार की ये पुरानी अदा है ना, कि वो किसी मतलब आदमी से यदि नाराज होते हैं तो उसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल देते हैं। लिक्विड उसको मरने नहीं देता है, और लिक्विड उसको जीने नहीं देता है, और ऑक्सीजन उसको मरने नहीं देता है। तो एक लिक्विड ऑक्सीजन वाली स्थिति रहती है कि आप ना जी रहे हैं ना मर रहे हैं। तो अभी केसी त्यागी को समझिए कि लिक्विड ऑक्सीजन में डाल के रखा गया है। उन्हें खुद नहीं मालूम है कि वो जदयू में है कि नहीं है। अब उन्होंने एक पत्र लिखा मोदी जी को कि भाई नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए। उस पर जब राजीव रंजन प्रसाद से सवाल किया गया, जो मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है जदयू के, तो राजीव रंजन प्रसाद बोलते हैं कि वो तो हमारे साथ है ही नहीं, कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं है कि वो है कि नहीं है। एक दूसरे प्रवक्ता ने कहा कि यह उनकी निजी राय है, हम इससे नहीं मतलब इत्तेफाक रखते हैं। देखिए केसी त्यागी के साथ क्या है कि वो है तो जदयू के सीनियर नेता, लेकिन कुछ कुछ मामलों पर उनके सुर अलग हो जाते हैं। मतलब वो बेसुरी बात कर देते हैं। जैसे मान लीजिए वक्फ बोर्ड की जो जमीन वाला वक्फ बिल सब पास हुआ, तो जदयू ने वक्फ बिल के पक्ष में मतदान किया संसद में, है ना। लेकिन केसी त्यागी के अलग बोल थे, उन्होंने वक्फ बिल का विरोध कर दिया कि ये गलत है। इसी प्रकार गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो भाजपा का इजराइल समर्थन वाला रवैया है, उससे इतर होकर उन्होंने बात कर दी कि नहीं, गाजा फिलिस्तीन में इजरायली हमले रुकने चाहिए। तो इस तरह वो एक अलग जो ले लेते हैं। और अभी देखिए, अभी जो 14 नवंबर को बिहार के नतीजे आए हैं, उसके बाद तो पलटू राम बिल्कुल समझिए कि अनुकंपा वाले मुख्यमंत्री रह गए। उनसे गृह मंत्रालय छीन लिया है भाजपा ने। 20 साल से गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने अपने पास रखा था। इस बार 20 साल बाद गृह मंत्रालय छिनाकर सम्राट चौधरी को चला गया है, जो डिप्टी सीएम है, भाजपा के नेता। तो उस समय बात हुई थी कि नहीं, नीतीश कुमार को कहा गया है कि विधानसभा का स्पीकर आपके पार्टी का होगा। लेकिन अंत में देखा गया कि विधानसभा का अध्यक्ष भी प्रेम कुमार को बना दिया गया, जो भाजपा कोटे के हैं। तो अब तो नीतीश कुमार बिल्कुल एक निरुपाय और असहाय व्यक्ति के रूप में है। अभी भी ये अमित शाह ने कहा होगा कि भाई इनको ठिकाने लगाना है, केसी त्यागी को, ये भाजपा से अलग बात कहते हैं। तो अब केसी त्यागी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है।
जदयू में देखिए कोई औपचारिक रूप से मार्गदर्शक मंडल नहीं है। और देखिए बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, है ना। तो नीतीश कुमार का क्या एक पुराना उनका ये उनकी आदत है, अदा कह लीजिए, जो भी नीतीश कुमार के करीब रहा बाद में नीतीश कुमार ने उसकी पीठ पर खंजर भोंका ही है। और ये लंबी फहरिस्त है, इसमें आप जॉर्ज फर्नांडिस को ले सकते हैं, इसमें आप शरद यादव को रख सकते हैं, इसमें आप लालू यादव को रख सकते हैं, इसमें आप आरसीपी सिंह को रख सकते हैं, इसमें आप प्रशांत किशोर को रख सकते हैं। अब लेटेस्ट कड़ी में जुड़े हैं केसी त्यागी जुड़े हैं। तो ये किसी के नहीं है। एक समय जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को वाजपेयी सरकार में मंत्री बनवाया था, नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई थी। बाद में ऐसा हो गया कि फर्नांडिस पटना के होटल में बैठे रहते थे और नीतीश कुमार को उनसे मिलने का समय नहीं मिलता था, है ना, मिलने का समय नहीं मिलता था। शरद यादव की नीतीश कुमार ने क्या दुर्गति कर दी, वो तो बेचारे बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में दुनिया छोड़ गए। लालू यादव जो कभी नीतीश कुमार के बड़े भाई हो जाते हैं, जहां भाजपा के साथ नीतीश जाते हैं वो चाराचोर हो जाते हैं। अब जदयू वाले कह रहे हैं कि लालू के घर में के नीचे एक तहखाना है, उसमें सोना चांदी है, अब लीजिए, है ना। प्रशांत किशोर एक समय नीतीश के इतने करीबी थे कि उनको जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया और मीडिया में खबर चलने लगी थी कि प्रशांत किशोर के रूप में नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लिया, है ना। और फिर ऐसी स्थितियां बनी कि प्रशांत किशोर छोड़ के भाग गए। आरसीपी सिंह एक समय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, केंद्र में इस्पात मंत्री थे, नीतीश कुमार के ही जिला से आते हैं, उनकी जाति से ही आते हैं। एक समय एकदम दो जिस्म एक जान थे, दोनों मिलकर बिहार को कुर्मिस्तान बना रहे थे। और बाद में ऐसा हुआ कि आरसीपी सिंह बेचारे एकदम पार्टी छोड़ के भागे और बिल्कुल उनको मतलब अजीब उनकी दुर्गति हो गई, कोई उनको पूछने वाला नहीं रहा, एकदम रातों रात अछूत बना दिए गए। तो ये नीतीश कुमार की एक पुरानी अदा है और उसी अदा में अब एक केसी त्यागी का नाम जुड़ा है। तो अब देखिए क्या होता है। त्यागी तो खैर अब जदयू में अप्रासंगिक हो ही गए, निष्कासित हुए हो नहीं हुए हो, लेकिन अप्रासंगिक तो हो ही गए जी। अच्छा चलिए अमिताभ जी, हम ये एक जनता से और अपने दर्शक श्रोताओं से निवेदन करते हैं और विशेष तौर पर जेनजी से कि जो ये डोवल साहब ने कहा है ये बिल्कुल मत स्वीकार कीजिएगा। पुरानी बातों को भूल जाइए। 21वीं शताब्दी का भारत हमको बनाना है, अपनी भारत माता के लिए जो हमें करना है वो करना है और एकजुट रहना है। 142 करोड़ को एक परिवार की तरह रहना है। और डोवल साहब ने जो किया है मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। और आपने भी हमारी आंखें खोल दी कि उनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। मुझे भी लगता है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन पे एनएसए ही लगना चाहिए। नमस्कार जी, नमस्ते।